हेलो टू एवरीवन। देखिए क्लास 10th के एग्जाम आने वाले हैं तो हमारे चैनल पे जो आपको हर चैप्टर का बेसिक नॉलेज दिया जा रहा है और कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं। तो अब अपन चैप्टर ले रहे हैं थर्ड चैप्टर, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई से जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए लीनियर इक्वेशन इनको क्यों कहा जाता है। सबसे पहले इनका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, तो आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म of linear equation is given by ax plus by plus c is equal to 0. x coefficient is a, y coefficient is b and constant term is c. तो वेरिएबल x एंड y रहती है। अब इनको लीनियर क्यों कहा जाता है, तो इनका जब ग्राफिकल स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 टाइप, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। ये जो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो इनको लीनियर इक्वेशन कहने का रीजन क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, x और y की पावर ऑलवेज 1 रहेगी। तो ये लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन बनाने से इनको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। फिर अब इनको सॉल्व करेंगे तो दो इक्वेशन चाहिएगी बिकॉज दो वेरिएबल x और y है। तो टू इक्वेशन का पेयर अपन सॉल्व करते हैं तो उसको a1x plus b1y plus c1 is 0. This is equation number 1. And a2x plus b2y and plus c2 is equal to, this is equation number 2. अब इन दोनों का जो सॉल्यूशन होता है तो उसके मेथड कितने होते हैं, सॉल्यूशन मेथड। तो सॉल्यूशन मेथड में सबसे पहला मेथड आप पढ़ोगे एलिमिनेशन ऑफ वेरिएबल। किसी एक वेरिएबल को आप एलिमिनेट करके करेंगे। दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड वन आपको पढ़ना है इस बार ग्राफिकल। ग्राफिकल एक फोर्थ मेथड था जो अभी आपके डिलीट हो गया है। क्या हो गया, आपके सिलेबस से डिलीटेड पार्ट है, बट ध्यान रहे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। बट ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको आपको स्किप कर देना है। बट ध्यान रहे आप जब आपका 10th हो जाए और अगर आप कोई कंपटीशन में मैथ्स लेके पढ़ना चाहते हैं, जेईई की तरफ जाते हैं या मैथमेटिक्स के अंदर और कोई एडवांस कोर्स की फ्यूचर में आपने प्लान बना रखी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। इन तीनों से बेस्ट और यूजफुल रहता है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। तो इसको सीखने की कोशिश आप बाद में कर सकते हैं। अब दो इक्वेशन होगी तो नेचुरली नंबर ऑफ लाइन आपको दो मिल सकती है। तो इनका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, सॉल्यूशन कैसा होगा, वो डिपेंड करेगा इस लाइन के शेप पे। आपको लाइन का शेप भी बता देगा कि इनके सॉल्यूशन का कैरेक्टर है वो कैसा है, नेचर है वो कैसा है। मान लीजिए दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर गई, ये लाइन 1 है आपकी और ये लाइन 2 है। तो जो इंटरसेक्ट पॉइंट P होता है जिसको अपन x, y से बताते हैं, यही इसका सॉल्यूशन होता है। That means intersect point of two line is a solution of linear equation, pair of linear equation। दो इक्वेशन सॉल्व की जाती है, इनका सॉल्यूशन किसी पॉइंट P पे इंटरसेक्ट पॉइंट है जो किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। इधर से भी दो लाइनें जा सकती है, इधर से भी जा सकती है, कहीं से भी जा सकती है, एक्सिस को भी कट करती है, तो वहां पे भी उसका सॉल्यूशन होता है। ये जो सॉल्यूशन होता है दैट मीन्स ओनली वन कॉमन पॉइंट, वन कॉमन पॉइंट। और पॉइंट को किससे बताया जाता है, कोऑर्डिनेट से। किससे बताया जाता है, पॉइंट को कोऑर्डिनेट से बताते हैं, लेट एक्स एंड वाई। तो कार्टेशियन सिस्टम के अंदर दोनों का जो सॉल्यूशन होता है वो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है और दो लाइनों का कितना, एक ही इंटरसेक्ट पॉइंट होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। एक ही जगह पे दो लाइनें कभी भी इंटरसेक्ट कर सकती है। तो आपको ये भी याद रखना है, बाय चांस एग्जाम में पूछ ले कि हाउ मेनी कॉमन पॉइंट इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, दैट मींस दो लाइनें एक किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उसमें कॉमन पॉइंट कितने होंगे। कॉमन पॉइंट का मतलब इस फर्स्ट लाइन की इक्वेशन को भी ये सेटिस्फाई करता है और सेकेंड की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। सॉल्यूशन होता है वो दोनों इक्वेशनों को भी सेटिस्फाई करता है। तो इसलिए याद रखना है एक कॉमन पॉइंट मिलता है।
अब सपोज आपको ये पूछा जाता है कि इसका ग्राफिकल स्ट्रक्चर पे आपको फोकस रहिए, जिससे आपको सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाएगा ये चैप्टर। मान लीजिए कि दो लाइनें बनाई आपने और ये लाइन 1 एंड लाइन 2, सपोज बोथ आर पैरेलल लाइन। कैसी लाइनें हैं? पैरेलल लाइन मिलती है। तो पैरेलल लाइन के समय ध्यान रहे दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर सकते, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, एक भी सॉल्यूशन इनका नहीं होगा। रीजन, पैरेलल लाइनें जब दो होगी तो उनके अंदर नो कॉमन पॉइंट। जब दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएगी तो इसके पॉइंट होंगे वो इसी लाइन को सेटिस्फाई करेंगे और इसके होंगे वो इसी को करेंगे। इसके पॉइंट इसको नहीं कर सकते और इसके पॉइंट इसके नहीं, बिकॉज पैरेलल लाइन का सेंस आप समझते हो, वो आपस में कभी नहीं मिलेगी, कभी इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगी। तो ऐसी पोजीशन में नो कॉमन पॉइंट, ऐसी पोजीशन में आपको क्या याद रखना है? नो कॉमन पॉइंट फॉर पैरेलल लाइन। और इस समय अपन लिखते हैं कि उसका सॉल्यूशन कैसा है? सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन केस है, उनका सॉल्व नहीं किया जा सकता। फिर तीसरा पोजीशन आपको एक और ध्यान रखना है कि लाइन है तो देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन में हो सकती है, इंटरसेक्ट लाइन है दैट मींस एक कॉमन पॉइंट है तो एक सॉल्यूशन होगा। पैरेलल लाइन है कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो उसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं होगा। तीसरा केस रहता है कि आपने एक लाइन बनाया, मान लीजिए L1 लाइन, अब दूसरा लाइन बना रहे हो तो वो भी या तो इसको प्रोड्यूस से वहां से निकल रहा है या इसको आगे प्रोड्यूस करने पर ठीक इसी के ऊपर से निकल जाता है लाइन 2। दैट मीन्स फर्स्ट लाइन को दूसरा लाइन अगर कवर कर रहा है तो आपको क्या होगा? एक ही लाइन दिखेगी ग्राफ में। दैट मीन्स फर्स्ट लाइन को सेकंड ने कवर किया या सेकंड ने फर्स्ट को कवर कर गया, बोथ लाइन आर कोइंसिडेंट, एक के ऊपर दूसरी आ गई है, तो उस समय अपन कहते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन रीजन क्या है? एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। ये भी याद रखिए कि एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन अ लाइन। अब L1 पे मान लीजिए इनफाइनाइट पॉइंट्स है, क्लियर? इनफाइनाइट पॉइंट है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे प्रत्येक लाइन के। अब दोनों सेम लाइन है, एक के ऊपर दूसरी आ गई है, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स आर कॉमन पॉइंट भी कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे, और उसके सॉल्यूशन भी कितने होंगे? इनफाइनाइट। तो यहाँ पे कितने कॉमन पॉइंट होंगे? कॉमन पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं, कितने होंगे? इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट, मतलब जितने भी पॉइंट्स है वो सब उस लाइनों के सॉल्यूशन है। ऐसे केस में एक ही लाइन दिखती है। तो अब आते हैं कि ये जो डायग्राम में अपन ने इसके सॉल्यूशन के बारे में समझा है, उसको अगर दो इक्वेशन दी हुई है और दोनों इक्वेशन से कोफिशिएंट से अपन समझना चाहे तो ये तीनों केस कैसे समझ सकते हैं? तो इन तीनों केस को वापस से अपन स्टडी करते हैं। फर्स्ट केस आपको लेते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है ओनली वन टाइप सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। ओनली वन सॉल्यूशन मतलब वन कॉमन पॉइंट। तो उस समय लाइन में क्या करेगी? वन पॉइंट इंटरसेक्ट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी दोनों लाइनें L1 एंड L2। और कोफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप रहेगी कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। सिर्फ दो स्टार्ट के जो इनके रेशियो होंगे x और y का जो रेशियो होगा, ये रेशियो हमेशा इक्वल नहीं होने चाहिए, प्रोपोर्शनली नहीं होने चाहिए। ये अगर अलग अलग है, प्रोपोर्शनली नहीं है, तो दोनों लाइनों का एक सॉल्यूशन निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, और वही अपना आंसर होगा। दूसरा केस, अगर तीनों कोफिशिएंट इक्वल हो गए आपके पास, तीनों कोफिशिएंट कैसे हो गए? इक्वल, तीनों, दैट मींस x, y एंड कांस्टेंट तीनों प्रोपोर्शनली है, तो उस केस में दोनों लाइनें कोइंसिडेंट रहेगी। एक लाइन L1 है और दूसरी भी इसको कवर करते हुए जाएगी, और यहाँ पे अपन लिखते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और नंबर ऑफ सॉल्यूशन आर इनफाइनाइट, देन हाउ मेनी कॉमन पॉइंट? तो आपको याद रखना है कि इनफाइनाइट पॉइंट है वो कॉमन होंगे, दोनों लाइनें एक के ऊपर दूसरे से जाएगी, कोइंसिडेंट पॉइंट होगी। तीसरा केस मैंने अभी आपको बताया था नो सॉल्यूशन केस। तो कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नो सॉल्यूशन पोजीशन कब बनेगी आपके पास?
The first two ratio A1 A2 and B1 B2 are proportionally, but third one is not proportionally. इसमें तीनों proportionally है. इसमें फर्स्ट x और y के कोफिशिएंट है, वो दोनों इक्वल आ रहे हैं आपके पास. तो नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन में लाइनों का शेप कैसा रहेगा? दोनों लाइनें पैरेलल लाइंस रहेंगे, अभी आपको समझाया गया था. एंड नो कॉमन पॉइंट बिटवीन लाइन. दोनों लाइनों के ऊपर कोई ऐसा कॉमन पॉइंट मौजूद नहीं होता. तो ये आपका इसके अंदर इसका कोफिशिएंट की रिलेशनशिप, लाइनों के शेप याद रखने हैं, कॉमन पॉइंट याद रखने हैं, कहां पे इंटरसेक्ट होगा कहां पे इंटरसेक्ट नहीं होगा, वो डिपेंड करता है इसके कोफिशिएंट के वैल्यूज के ऊपर. ये है थर्ड चैप्टर का मोटे तौर पर अध्ययन. मेथड है तो अपन पढ़ेंगे. एलिमिनेशन मेथड आपको अच्छे से आना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड आना चाहिए, और इनका ग्राफ बनाना भी आना चाहिए. दो लाइनों से अपन को मिनिमम ग्राफ बनाते हैं तो 2 पॉइंट आपको मिनिमम रिक्वायर्ड रहते हैं एक स्ट्रेट लाइन के लिए. अगर 3 पॉइंट ले लेते हैं और 3 पॉइंट से जाते हुए आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो कोई इशू नहीं है, उसका कोई फर्क नहीं गिरना है. ग्राफ बनाते समय विशेष ध्यान रहे. देखिए ग्राफ के अंदर आप लोग कई बार मिस्टेक कर देते हैं. ग्राफ आप बनाते हैं एक्स एंड एक्स डैश पोजीशन एंड वाई डैश पोजीशन. आपको ध्यान है वैसे ग्राफ में कोई यहाँ पे अगर कभी कोई बड़े कोफिशिएंट यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे स्केल को मेंशन करना है, और स्केल प्रॉपर आपको आपके जितना ग्राफ पेपर रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है. यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन एक्स एक्सिस की स्केल क्या है और ऑन वाई एक्सिस की स्केल क्या है. तो स्केल को ध्यान में रखिए. यहाँ पे क्वांटिटी अगर बड़ी आती है देन कन्वर्ट बाय स्केल. ये पेंसिल से लिखना है. इस पे वर्क किससे करना है आपको? पेंसिल से. ग्राफ पे आप जेल पेन वगैरह यूज ना करिए, नहीं तो आपका ग्राफ बिगड़ गया. ग्राफ का सेंस ही यही होता है कि बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ग्राफ को शो करता है. तो बहुत ही शानदार. और लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको ओवरराइट मत करिए, उसके ऊपर क्या मत करिए, ओवरराइट मतलब उसको घोट घोट के ऐसे आप क्या करते हो, बहुत ऐसे डार्क बना देते हो, उसके ऊपर 3-4 बार स्केल पेंसिल से बना देते हो. नहीं बनाना है. फर्स्ट हैंड आपको स्केल से प्रॉपर जैसी भी बनती है वैसी लाइन ड्रॉ करनी है. फिर जहां जहां पे आप पॉइंट लिखते हो, जैसे यहाँ पे पॉइंट बना, इस पे एक हल्का सा रिंग बनाना है. इसको भी ऐसे डार्क नहीं करना है, नो ऐसा डार्क नहीं करना है. एक पॉइंट लगाया जैसे तो इसके ऊपर हल्का सा एक सर्कल टाइप दिखना है. यहाँ पे आप PQR मान लेते हैं और जो कोऑर्डिनेट लगाया उस कोऑर्डिनेट को मेंशन करना है. किसी भी कोऑर्डिनेट में होगा उसको प्रॉपर साइन के साथ, बिकॉज कोऑर्डिनेट हैज बोथ साइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव. डिस्टेंस कभी भी साइन मेंशन नहीं करते हैं. डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड वैल्यू लेते हैं, बट कोऑर्डिनेट पॉजिटिव नेगेटिव देख के लगाने हैं. फिर उसके बाद ग्राफ के अंदर आपको और जो सावधानी रखनी है, ये कुछ बेसिक जो इसको डार्क या गंदा नहीं करना है. पेन जेल वगैरह इसके ऊपर यूज नहीं करना है. पेंसिल से वर्क करिए. पेंसिल अच्छे रखिए, शार्प रखिए, थोड़ी सी हल्की सी डार्क रखिए. ज्यादा भी ऐसी नहीं दे कि बिल्कुल दिखाई ना दे, और बिल्कुल उसकी विड्थ जो है उसकी पेंसिल एकदम शार्प रखना है आपको. इस तरह से आपको ग्राफ में कुछ बेसिक चीजें ध्यान रखनी है. सपोज आपके इंटरसेक्टिंग लाइनें हैं, यहाँ से आपके पास ये P पॉइंट लेते हो तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं आप लास्ट में. दिस वन M एंड N सपोज. तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू OM एंड y इज इक्वल टू ON इज ऑल्सो इक्वल टू जितना मेजरमेंट बताता है उस मेजरमेंट को यहाँ पे लिखना है आपको. ये आपका ग्राफ पेपर है. बाकी सॉल्यूशन जो ग्राफ टेबल वगैरह है वो आपकी आंसर शीट में आपको बनानी है, ग्राफ के ऊपर नहीं बनानी है. ये कुछ सावधानियां ग्राफ के अंदर रखनी है. कभी क्या होता है, कुछ वैल्यूज जो आते हैं, जो पॉइंट आप फाइंड करते हो, वो या तो राइट के अंदर कम पड़ रही है प्लेस, या आपके पास स्पेस इधर कम पड़ रहा है. तो जरूरी नहीं कि आप इसको एकदम इक्वली डिवाइड करें ग्राफ पेपर को. आप इस ग्राफ को शिफ्टिंग भी कर सकते हैं. किस तरह से शिफ्ट करना है आपका, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ. सपोज डाउनवर्ड ज्यादा बड़ा वैल्यू आपको एडजस्ट करना है, तो डाउनवर्ड करना है तो एक्स एक्सिस को थोड़ा ऊपर से बता दीजिए और नीचे स्पेस ज्यादा छोड़ दीजिए. ये एक्स और ये वाई एक्सिस के ऊपर के वैल्यूज आपके कोऑर्डिनेट नहीं है, नेगेटिव पार्ट ज्यादा चाहिए तो इस एक्सिस को थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं. सपोज लेफ्ट में ज्यादा अगर आपको जरूरत पड़ी तो आप इसको ग्राफ का जो डिवाइडेशन है वो इस तरह से करिए कि लेफ्ट में ज्यादा प्लेस रहे और राइट में कम रहे. तो इस तरह से आप ग्राफ की जो स्ट्रेट लाइनें आप बनाते हैं वो आप ऊपर नीचे
या राइट लेफ्ट में आप अपने कोऑर्डिनेट्स को देख के सेट कर सकते हैं। बिल्कुल इक्वली करना कोई आवश्यक कंडीशन नहीं होती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो इस चैप्टर से रिलेटेड आपको ये बेसिक थ्योरी बताई गई है। अब ये मेथड सीखने के लिए बने रहे, आपको कुछ अच्छे एग्जांपल्स कराए जाएंगे हमारे चैनल के ऊपर। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।